Hello everyone, welcome to weekly current affairs for all exams on Tolkner. In this video, we will see awards, sports, summits and conferences, national affairs, international affairs, latest appointments, important days and dates and so on. ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट वॉज दीपोत्सव 2024 हेल्ड। दीपोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में हुआ? दीपोत्सव 2024 का आयोजन अयोध्या उत्तर प्रदेश में मनाया गया। और अब दीपोत्सव 2024 के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो रिकॉर्ड फॉर लैंप लाइटिंग इन 2024 अयोध्या दीपोत्सव 25,12,585 लैम्प लिट, सेटिंग अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो दीप प्रज्वलन का रिकॉर्ड बनाया। 2024 में अयोध्या दीपोत्सव में 25,12,585 दीप जलाए गए, जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। और रिकॉर्ड फॉर सरयू आरती 1121 वैदिक स्कॉलर्स परफॉर्म सरयू आरती टुगेदर क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो सरयू आरती का भी रिकॉर्ड बनाया गया। 1121 वेदाचार्यों ने एक साथ सरयू आरती की, जो एक नया विश्व रिकॉर्ड है। तो इस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड्स रिकॉर्ड में योगी गवर्नमेंट की काफ़ी भूमिका रही। और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ कमिटमेंट्स एंड कोलैबोरेशन ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन लेड टू दिस अचीवमेंट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिबद्धता और विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से यह कीर्तिमान स्थापित हुआ। और ईयरली ग्रोथ भी देखी गई, वर्ष दर वर्ष इसमें ग्रोथ देखी गई। फ्रॉम 2017 टू 2024 द नंबर ऑफ लैम्प लिट इंक्रीज एनुअली इन्हांसिंग द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट एंड द कंट्री। 2017 से 2024 तक दीपों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई, जिससे प्रदेश और देश की समृद्धि बढ़ी। तो 2017 में अयोध्या में 1.7 लाख और 2018 में 3.01 लाख, 2019 में 4.04 लाख, 2020 में 6.06 लाख व 2021 में 9.41 लाख, 2022 में 15.76 लाख और 2023 में 22.23 लाख दीप प्रज्वलित का रिकॉर्ड बना। और इस बार 25.12 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित किया गया। तो साल दर साल ये दीपों की संख्या बढ़ती गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड ऑन October 31 टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल हु प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आइए अब जानते हैं नेशनल यूनिटी डे और राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, किस लिए इम्पोर्टेंस है। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है October 31 को। और किस लिए मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस्टेब्लिश कब किया गया था? 2014 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2014 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। और इसका मनाने के पीछे क्या एम है? टू प्रमोट यूनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी अक्रॉस द नेशन। देश में एकता, सुरक्षा और अखंडता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और इसमें क्या एक्टिविटीज इंक्लूड होता है? तो रन फॉर यूनिटी, एस्से राइटिंग एंड कल्चरल इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं। और इस बार पता होगा कि रन फॉर यूनिटी को 29 अक्टूबर को ही मना लिया गया था। और ये एंकरेज करता है सिटीजन टू एम्ब्रेस इंडियाज डाइवर्सिटी एंड वर्क टुवर्ड्स नेशनल सॉलिडारिटी। नागरिकों को भारत की विविधता को अपनाने और राष्ट्रीय एकता की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। द रन फॉर यूनिटी है क्या? रन फॉर यूनिटी इज अ नेशन वाइड मैराथन ऑर्गेनाइज्ड टू प्रमोट यूनिटी एंड कमेमोरेट सरदार पटेल्स कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो रन फॉर यूनिटी एक राष्ट्रव्यापी मैराथन है जो एकता को बढ़ावा देने और सरदार पटेल के योगदान को सम्मानित करने के लिए आयोजित की जाती है। द रन फॉर यूनिटी इवेंट हैज बीन हेल्ड ऑन October 29 दिस ईयर। अभी आपको बता ही दिया गया 29 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी मनाया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस भवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो जनगणना भवन में किया गया है।
इसका इनॉग्रेशन किसने किया? अमित शाह जी ने किया। कहाँ पर? नई दिल्ली के जनगणना भवन में, सेंसस बिल्डिंग में की गई। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके दृढ़ संकल्प और एकता के प्रतीक के रूप में आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। इसमें नागरिक पंजीकरण प्रणाली क्या होता है? तो CRS मोबाइल एप्लीकेशन जन्म और मृत्यु, बर्थ और डेथ के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है। और इसका एम क्या है? तो जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है CRS का उद्देश्य नागरिकों को किसी भी समय किसी भी स्थान से पंजीकरण करने की अनुमति देना है, अलाउइंग सिटीजन्स टू रजिस्टर एनी टाइम एनीवेयर, जिससे पंजीकरण प्रक्रिया जो है सहज और परेशानी मुक्त बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अनदर नेम फॉर द गुजराती न्यू ईयर? गुजराती नव वर्ष को और किस नाम से जाना जाता है? तो बेस्टू वरस के नाम से जाना जाता है। तो हैप्पी गुजराती न्यू ईयर। गुजराती न्यू ईयर सेलिब्रेट कब किया जाता है? फर्स्ट डे ऑफ कार्तिक मंथ इन द विक्रम संवत कैलेंडर। तो इस बार कब था? 2 नवंबर को। तो गुजराती नववर्ष विक्रम संवत के कार्तिक मास के पहले दिन मनाया जाता है। इसका पॉपुलर नेम क्या है? बेस्टू वरस। और सेलिब्रेशन ऑब्जर्व विद ट्रेडिशनल एंथुजियाज्म अक्रॉस द स्टेट, पूरे राज्य में परंपरागत उत्साह के साथ इसको मनाया जाता है। स्पेशल प्रेयर्स कहाँ पे की जाती है? स्पेशल प्रेयर्स आर कंडक्टेड इन टेम्पल्स, मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिहार नेपाल का कौन सा सबसे बड़ा उत्सव है? दूसरा उत्सव है, इससे बड़ा दशई था। तिहार नेपाल का दशई के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्सव है और यह उत्सव 5 दिन तक मनाया जाता है। तिहार से पहले नेपाली लोग अपने घर की सफाई करते हैं, जैसे हम दिवाली पे करते हैं। इस त्योहार पर नए गहने और बर्तन, ज्वेलरी एंड यूटेंसिल्स खरीदने का चलन है। तिहार के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं। With the celebration of Bhai Tika, the 5-day Tihar festival of Nepal concluded on 3rd November 2024. भाई टीका के उत्सव के साथ नेपाल का 5 दिवसीय तिहार उत्सव संपन्न हो गया। तो इनका 5वें दिवस पे जो तिहार उत्सव कैसे संपन्न होता है? तो 5वें दिन भाई टीका के उत्सव के साथ तिहार फेस्टिवल भी संपन्न हो जाता है। भाई टीका इज द फाइनल एंड मेजर डे ऑफ तिहार फेस्टिवल ऑन विच सिस्टर्स ऑफर 7 टीका कलर्स टू देयर ब्रदर्स, विशिंग देम हैप्पीनेस, लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो भाई टीका तिहार उत्सव का अंतिम और प्रमुख दिन है, जिस दिन बहनें अपने भाइयों को 7 रंग के टीके लगाकर उनकी खुशहाली, लंबी आयु और समृद्धि की कामना करती हैं। Bhai Dooj is celebrated on 5th day of Tihar. This festival is also called Bhar Ditya and Bhatri Ditya in मिथिला। तो भाई दूज तिहार के 5वें दिन मनाया जाता है। इस त्योहार को मिथिला में भाद्र द्वितीया या भाद्र तृतीया भी कहा जाता है। ड्यूरिंग द तिहार सेलिब्रेशन इन नेपाल, क्लोज एसोसिएशन विथ नेचर इज सेलिब्रेटेड लाइक वर्शिपिंग बर्ड्स एंड एनिमल्स सच एज रेवन्स, डॉग, काउस एंड ऑक्सन। नेपाल में तिहार के दौरान प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध को दर्शाया जाता है, जैसे कौवे, कुत्ते, गाय और बैल जैसे पक्षी और जानवरों की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कम्युनिटी सेलिब्रेट्स महापूजा? महापूजा किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो महापूजा नेपाल के नेवार समुदाय द्वारा मनाई जाती है। महापूजा इज सेलिब्रेटेड बाय द नेवार कम्युनिटी इन नेपाल। तो नेपाल का नेवार समुदाय जो है 2 नवंबर को मनाया और महापूजा में अपने आप की पूजा की जाती है और माना जाता है कि विश्व में सबसे महत्वपूर्ण आप स्वयं हैं। यदि आपकी आत्मा संतुष्ट है तो भगवान भी संतुष्ट होंगे। तो नेपाल संवत न्यू ईयर 1145 मनाया गया और महापूजा मनाया गया। तो इसका सेलिब्रेशन क्या हुआ? नेपाल संवत न्यू ईयर 1145 एंड महापूजा हैज बीन सेलिब्रेटेड अक्रॉस नेपाल। नेपाल में मनाया गया नेपाल संवत नववर्ष 1145 और महापूजा। लोकेशन कहाँ मेनली सेलिब्रेट हुआ? तो काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर और बनेपा, धूलीखेल और बहराविशे और धोलखा में मनाया गया। तो कहाँ कहाँ मनाया गया मेजरली? वैसे तो अक्रॉस नेपाल में हुआ, बट कहाँ कहाँ मेजरली मनाया गया? तो काठमांडू, ललितपुर, भक्तपुर, बनेपा, धूलीखेल और बहराविशे और धोलखा। Mahapuja is the worshipping of the self based on the belief that the soul is the most important. If the soul is satisfied, the gods are satisfied, making life meaningful and prosperous. महापूजा किसको कहा जाता है? तो आत्मा की पूजा है महापूजा।
जो आत्मा को सबसे महत्वपूर्ण बनाती है, मानती है, और आत्मा संतुष्ट होने पर देवता भी संतुष्ट होते हैं और जीवन सार्थक और समृद्ध होता है। इसका मेन पर्पज क्या है महापूजा का? तो वर्शिप ऑफ द सेल्फ विच इज कंसीडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आत्मा की पूजा है जिसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आइए थोड़ा सा नेपाल संवत के बारे में जान लेते। तो नेपाल संवत क्या है? इज एन इंडिजिनस कैलेंडर ऑफ नेपाल स्टार्टेड बाय शंकधर शक्वा इन 880 AD बाय रिलीविंग पीपल ऑफ देयर डेथ। तो नेपाल संवत क्या है? स्वदेशी कैलेंडर है नेपाल का, जिसे शंकधर शक्वा ने 880 ईस्वी में ऋण मुक्ति के साथ शुरू किया था। तो इसको नेशनल रिकॉग्निशन कब मिली? शंकधर शक्वा को 18 नवंबर 1999 को राष्ट्रीय विभूति घोषित किया गया, declared a national luminary on November 1899। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ द फर्स्ट आसियान बुद्धिस्ट समिट। तो इसका थीम क्या है? प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का एशिया को सुदृढ़ करने में बुद्ध धम्म की भूमिका, रोल ऑफ बुद्ध धम्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। इस पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मेंस में भी देखने को मिल सकता है। इसके थीम पर ही आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह लिखने को मिल सकता है, एशे में भी मिल सकता है, एशिया को सुदृढ़ करने में बुद्ध धम्म की भूमिका। तो ये थीम क्या हाईलाइट करता है? द इम्पोर्टेंस ऑफ बुद्धास टीचिंग इन फोस्टरिंग यूनिटी एंड स्ट्रेंथ अक्रॉस आसियान कंट्रीज। यह विषय बुद्ध की शिक्षाओं के महत्व को एशियाई देशों में एकता और शक्ति को बढ़ावा देने में दर्शाता है। और ये कब ऑर्गेनाइज किया जाएगा? 5-6 नवंबर 2024 को अशोक होटल न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये इवेंट फर्स्ट टाइम में तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट आसियान बुद्धिस्ट समिट, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, कब से कब तक? 5 से 6 नवंबर को होगा। लोकेशन क्या होगा? न्यू दिल्ली। और ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इस बार का थीम रोल ऑफ बुद्धा धम्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया, एशिया को सुदृढ़ करने में बुद्ध धम्म की भूमिका। और चीफ गेस्ट कौन होंगे इसमें? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी होंगी। पार्टिसिपेंट संघ लीडर्स, स्कॉलर्स, एक्सपर्ट्स एंड प्रैक्टिशनर फ्रॉम वेरियस बुद्धिस्ट ट्रेडिशन अक्रॉस एशिया। तो एशिया के विभिन्न बौद्ध परंपराओं के संघ नेता, विद्वान, विशेषज्ञ और साधक इसके पार्टिसिपेंट्स होंगे। इसको मनाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है इसका? तो फोस्टर डायलॉग, संवाद को बढ़ावा देना, प्रमोट अंडरस्टैंडिंग, समझ को प्रोत्साहित करना, एड्रेस कंटेम्प्ररी चैलेंजेस फेस्ड बाय द बुद्धिस्ट कम्युनिटी। तो बौद्ध समुदाय द्वारा सामना की जा रही समकालीन चुनौतियों का समाधान करना, इन सब बातों पर यहाँ पे संवाद होगा, डिस्कशंस होगा। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो हाईलाइट्स बुद्धिज्म यूनिक पोजीशन इन द स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड एशिया। भारत और एशिया के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतिहास में बौद्ध धर्म की अनूठी स्थिति को उजागर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज इसरोज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन लॉन्च। ये भी पहला इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लेह लद्दाख में पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन शुरू हुआ है और ये इंडियाज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सिमुलेट लाइफ इन इंटरप्लेनेटरी हैबिटाट, अंतर्गृह आवास में जीवन का अनुकरण। इसका कहाँ पर हुआ है? तो लेह लद्दाख में हुआ। और इसका महत्व क्या है? सिग्निफिकेंस क्या है? इम्पोर्टेंट फॉर इंडियाज प्लान टू सेंड ह्यूमंस टू द मून। चंद्रमा पर मानव भेजने की योजना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एनालॉग मिशन क्या है? तो टेस्टिंग लोकेशंस ऑन अर्थ विथ फिजिकल सिमिलैरिटीज टू स्पेस एनवायरनमेंट, पृथ्वी पर अंतरिक्ष और वातावरण के समान स्थानों का परीक्षण करना है। सिलेक्शन ऑफ लद्दाख, सिमिलर जियोग्राफिकल फीचर्स टू मार्स एंड लूनार लैंडस्केप। तो मंगल ग्रह और चंद्र प्रदेश के समान भौगोलिक विशेषताएं, क्योंकि दोनों का जो जियोग्राफिकल फीचर्स है वो सिमिलर है, इसलिए लद्दाख को चूज किया गया। इस मिशन का ड्यूरेशन क्या होगा? 1 मंथ। हैव वन क्या है? तो have one is a compact inflatable habitat with a hydroponics farm, kitchen and sanitation facility। तो have one क्या है? compact inflatable आवास है जिसको नाम दिया गया have one, जिसमें क्या होगा? हाइड्रोपोनिक्स फार्म, रसोई और स्वच्छता सुविधाएं इंक्लूड होंगी। और सपोर्ट और किसके कोलैबोरेशन से ये बना है? तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, इसरो, AAK स्पेस स्टूडियो
और यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, IIT बॉम्बे, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर इसरो, AAK स्पेस स्टूडियो, लद्दाख यूनिवर्सिटी, IIT बॉम्बे, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद का ये एक सहयोगात्मक प्रयास है। अब इसकी कंडीशंस क्या है, तो ओवर 3000 मीटर्स अबव सी लेवल, ऑक्सीजन लेवल एट 40%, तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 3000 मीटर पर स्थित है ये, और ऑक्सीजन का स्तर वहां पर क्या है, लेवल क्या है, 40% है। The low pressure and low oxygen setting allows researchers to evaluate life support system under conditions similar to those on Mars. निम्न दबाव और कम ऑक्सीजन की स्थिति शोधकर्ताओं को मंगल ग्रह की स्थिति के समान जीवन की संभावनाओं का मूल्यांकन करने की अनुमति देता है। तो ये इंडिया फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन है, इसरो ने स्टार्ट किया है, कंट्री का फर्स्ट है, और कहाँ पर हुआ, लेह लद्दाख में हुआ है। और क्यों हुआ, तो सिमुलेट लाइफ इन एन इंटरप्लेनेटरी हैबिटेट के लिए हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पृथ्वी पर उन स्थानों का परीक्षण करना, टेस्ट करना जो स्पेस एनवायरनमेंट के समान है और अंतरिक्ष उड़ान अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है। और लद्दाख को इसके लिए क्यों चुना गया, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक विशेषताएं मंगल और चंद्र परिदृश्य के समान है। लद्दाख की सूखी और ठंडी जलवायु, बंजर भूमि, उच्च ऊंचाई वाला क्षेत्र और अत्यधिक अलगाव से मंगल और चंद्र परिदृश्य के समान बनाते हैं। Cold climate, barren land, high altitude terrain and extreme isolation make it similar to Martian and lunar landscape. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो देशों के मध्य गरुड़ शक्ति अभ्यास आयोजित किया जाता है, तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित किया जाता है। अब गरुड़ शक्ति 24 एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं। एक्सरसाइज का नाम क्या है, गरुड़ शक्ति 24। पार्टिसिपेंट्स कौन है, स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी की जो स्पेशल फोर्स पैराशूट रेजिमेंट है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडोनेशियन आर्मी कोपासस, तो इंडोनेशियन आर्मी की तरफ से कोपासस और यहाँ इंडियन आर्मी की तरफ से पैराशूट रेजिमेंट के द्वारा यह अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। और कहां पर आयोजित किया जा रहा है, गरुड़ शक्ति 24 जकार्ता इंडोनेशिया में। इसका ड्यूरेशन क्या होगा, नवंबर 4 से नवंबर 12 तक। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो इनहांस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन बिटवीन द स्पेशल फोर्सेस ऑफ बोथ कंट्रीज, दोनों देशों के विशेष बलों के बीच आपसी समझ और सहयोग को बढ़ाना। फैमिलराइज ईच अदर विथ ऑपरेशनल प्रोसीजर, फैमिलराइज करना एक दूसरे की संचालन प्रक्रियाओं से, वो लोग परिचित हो सकें, फैमिलियर हो सकें, इसलिए आयोजित किया जाता है। इसमें एक्टिविटीज़ क्या होंगी, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग स्पेशल ऑपरेशंस, विशेष अभियानों की योजना बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना। शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन वेपन्स, इक्विपमेंट्स, टैक्टिक्स एंड टेक्निक्स, हथियार, उपकरण, रणनीति और तकनीक से संबंधित जानकारी साझा करना है। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो स्ट्रेंथन डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना। इम्प्रूव द इंटरऑपरेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन इन स्पेशल ऑपरेशंस, विशेष अभियानों में अंतर संचालनीयता और समन्वय में सुधार करना। बिल्ड अ ट्रस्ट एंड एनहांसेस द स्किल्स ऑफ स्पेशल फोर्सेस, विश्वास निर्माण और विशेष बलों के कौशल को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द वज्र प्रहार एक्सरसाइज बीइंग हेल्ड, वज्र प्रहार युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित हो रहा है, तो द वज्र प्रहार एक्सरसाइज इज बीइंग हेल्ड एट द आर्चर कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर इन इडाहो USA, तो वज्र प्रहार युद्धाभ्यास इस बार अमेरिका के इडाहो में आर्चर कॉम्बैट और ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित हो रहा है। तो एक्सरसाइज वज्र प्रहार के बारे में जानते हैं, तो ये कहाँ पर हो रहा है, ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर इडाहो USA में। इसका ड्यूरेशन क्या है, 2 नवंबर से 22 नवंबर तक होगा। और प्रीवियस एक्सरसाइज कब हुआ था, दिसंबर 2023 में उमरोई मेघालय में हुआ था। और इसमें कितने सोल्जर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 45 सोल्जर्स फ्रॉम ईच कंट्री, तो दोनों देशों से 45 सैनिक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इनहांस कैपेबिलिटी फॉर ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशंस इन डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट इन्वायरमेंट, रेगिस्तान और अर्ध रेगिस्तान वातावरण में संयुक्त विशेष बल संचालन की क्षमता को बढ़ाना। इनमें मेन फोकस क्या है, हाई फिजिकल फिटनेस, ज्वाइंट प्लानिंग एंड टैक्टिकल ड्रिल्स,
पर मेन फोकस दिया जाएगा। उच्च शारीरिक दक्षता, संयुक्त योजना और सामरिक अभ्यास पर मेन फोकस किया जाएगा। और सेकंड एक्सरसाइज ऑफ द ईयर इसमें कब हुआ था? तो फर्स्ट एक्सरसाइज हेल्ड कब हुआ था? सितंबर। कहाँ पर? राजस्थान में। तो इस साल का दूसरा अभ्यास, पहला अभ्यास सितंबर राजस्थान में हुआ था, सितंबर में हुआ था राजस्थान में। दिस एक्सरसाइज एम टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द इंडियन एंड यूएस स्पेशल फोर्सेस। Next question है, which section of the act was cited by the Telangana government to impose this ban? किस अधिनियम की धारा को हवाला देते हुए तेलंगाना सरकार ने प्रतिबंध लगाया? किस पे लगाया? मेयोनीज पे लगाया। क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है। तो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 को मद्देनजर रखते हुए इस पर प्रतिबंध लगाया गया। प्रतिबंध 1 साल के लिए लगाया गया है। मेयोनीज सॉस जो होता है रॉ एग का बना होता है, उस पर बैन लगा है। तेलंगाना गवर्नमेंट साइटेड सेक्शन 30 क्लॉज 2 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 टू इम्पोज दिस बैन। तो जो बैन लगा है मेयोनीज सॉस पर जो रॉ एग का बनता है, तो तेलंगाना सरकार ने सेक्शन 30 और सब सेक्शन 2 और क्लॉज ए का हवाला देते हुए प्रतिबंध लगाया है। कौन सा एक्ट है? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। Telangana government banned mayonnaise sauce made from raw eggs because it poses health risks such as food poisoning. एक महिला की डेथ हो गई थी, उसकी वजह से भी यहाँ पर इस सॉस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तेलंगाना सरकार ने कच्चे अंडे से बने मेयोनीज सॉस पर प्रतिबंध इसलिए भी लगाया क्योंकि इससे स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं, जैसे कि फूड पॉइजनिंग। द तेलंगाना गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्पोज द बैन ऑन अक्टूबर 30, 2024। तो तेलंगाना सरकार ने 30 अक्टूबर 2024 को कच्चे अंडे से बने मेयोनीज सॉस पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। द तेलंगाना गवर्नमेंट हैज इम्पोज द बैन ऑन मेयोनीज सॉस मेड फ्रॉम रॉ एग्स फॉर 1 ईयर। तो 1 साल के लिए मेयोनीज सॉस पर तेलंगाना गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक इंस्टीट्यूटेड? केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2024 में शुरू किया गया था, फेब में। अब इसके बारे में जानते हैं क्या है द केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक। पहली बार है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक हैज बीन अवॉर्डेड टू 463 पर्सनल ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एंड सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईयर 2024। तो केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक वर्ष 2024 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के 463 कार्मिकों को प्रदान किया गया है। कितने को किया गया? 463 पर्सनल को। द केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन Feb 1, 2024। तो केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक की शुरुआत इसी वर्ष हुई थी 1 फेब को, और किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा। द मेडल इज अनाउंस्ड एवरी ईयर ऑन अक्टूबर 31, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पदक की घोषणा हर वर्ष 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर की जाती है। तो किस फील्ड में ये मेडल दिए जाते हैं? अवॉर्डेड फॉर एक्सीलेंस इन स्पेशल ऑपरेशंस, इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस एंड फोरेंसिक साइंस। तो यह पदक विशेष अभियान, जांच, इन्वेस्टिगेशन, खुफिया और फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। और इस मेडल को देने के पीछे पर्पज क्या है? तो अवॉर्डेड टू प्रमोट हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड टू रिकॉग्नाइज सच एक्सीलेंस। यह पदक अपराध की जांच में उच्च पेशेवर मानकों को बढ़ावा देने और उत्कृष्टता को मान्यता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देवराय का 1 नवंबर को नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में निधन हो गया। वह कौन थे? अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे। तो अब डॉक्टर विवेक देव राय के बारे में जानते हैं। तो इनका फुल नाम क्या है? डॉक्टर विवेक देव राय। इनका बर्थ कब हुआ था? जनवरी 25, 1955 को। कहाँ पर? शिलोंग, मेघालय में हुआ था। और इनका डेथ कब हुआ? नवंबर 1, 2024 को। कहाँ पर? एम्स, न्यू दिल्ली में। सब एक्यूट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इनका डेथ हुआ। और इन्होंने एजुकेशन कहाँ से ली? तो रामकृष्ण मिशन स्कूल नारेंद्रपुर में, और प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, दिल्ली स्कूल ऑफ
इकोनॉमिक्स एंड ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, यहाँ से इन्होंने शिक्षाएं ली। और इनके कैरियर के क्या हाइलाइट्स रहे हैं? चेयरमैन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, तो प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन थे। मेंबर ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के मेंबर रहे 2015 से 2019 के बीच में। डायरेक्टर ऑफ द राजीव गांधी इंस्टीट्यूट फॉर कंटेम्प्रेरी स्टडीज, तो राजीव गांधी इंस्टीट्यूट फॉर कंटेम्प्रेरी स्टडीज के डायरेक्टर रह चुके हैं। और कंसल्टेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और सेक्रेटरी जनरल ऑफ पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं? तो एक्सटेंसिव वर्क इन इकोनॉमिक पॉलिसी, गेम थ्योरी, इनकम एंड सोशल इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, लॉ रिफॉर्म्स एंड रेलवे रिफॉर्म्स। इन नोटेबल 10 वॉल्यूम्स ट्रांसलेशन ऑफ द महाभारत, और इन्होंने महाभारत का भी ट्रांसलेशन किया है 10 वॉल्यूम्स में। और ये इन्होंने कई बुक लिखी है इकोनॉमिक्स पर, हिस्ट्री पर, इंडियन कल्चर पर। इनको अवार्ड मिल चुके हैं पद्मश्री 2015 में, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय यूएस इंडिया बिजनेस समिट 2016 में, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय ऑस्ट्रेलिया इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स कब मिला था? 2022 में। तो ये इन्हें अवार्ड्स मिल चुके हैं। पद्मश्री याद रखिएगा 2015 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करण सिंह और फ्लोरेंट बैक्स ने किस टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब जीता? इन विच टूर्नामेंट डिड करण सिंह एंड फ्लोरेंट बैक्स विन द मेंस डबल टाइटल? एटीपी चैलेंजर्स में जीता। भारत तथा फ्रांस के करण सिंह और फ्लोरेंट बैक्स की जोड़ी ने कांगो के ब्रेजविले में आयोजित एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है, और यह करण का पहला खिताब है। तो पेयर का नाम क्या? करण सिंह एंड फ्लोरेंट बैक्स, कहाँ के? इंडिया के। और फ्लोरेंट बैक्स कहाँ के हैं? फ्रांस के। करण सिंह इंडिया के। हैव वन द मेंस डबल टाइटल इन द एटीपी चैलेंजर्स टेनिस टूर्नामेंट हेल्ड इन ब्राज़विले, कांगो। तो एटीपी चैलेंजर्स टेनिस टूर्नामेंट कहाँ पर आयोजित हुआ? ब्राज़विले, कांगो में। उन्होंने इटली की सिमोन अगस्टिनी एंड दक्षिण अफ्रीका के एलेक बैक्ले को हराया था। इन द फाइनल मैच करण सिंह एंड फ्लोरेंट बैक डिफीटेड द पेयर ऑफ सिमोन अगस्टिनी फ्रॉम इटली एंड एलेक बैक्ले फ्रॉम साउथ अफ्रीका। इनको इन्होंने फाइनल में हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अतनु दास ने स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित स्विस ओपन इंडोर तीरंदाज टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? विच मेडल हैज इंडियाज अतनु दास वन इन द स्विस ओपन इंडोर आर्चरी टूर्नामेंट हेल्ड इन लुसाने, स्विट्जरलैंड? तो वहां पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता अतनु दास ने। इंडियाज अतनु दास हैज बैग ब्रॉन्ज मेडल इन स्विस ओपन इंडोर आर्चरी इन लुसाने, स्विट्जरलैंड। तो ये गेम कहाँ पर हुआ? लुसाने, स्विट्जरलैंड में हुआ। वहाँ पर अतनु दास ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ओलंपियन अतनु दास डिफीटेड स्विट्जरलैंड थॉमस रूफर 6-4 इन द रिकर्व मेंस ब्रॉन्ज मेडल मैच। रिकर्व मेंस ब्रॉन्ज मेडल में इन्होंने थॉमस रूफर को हराया था। थॉमस रूफर स्विट्जरलैंड के हैं। Earlier in the semi-final, अतनु faced a defeat against Romain Fisset of France 4-6। इनसे इनको हार का सामना करना पड़ा। रोमेन को सिल्वर मेडल मिला और इटली के एलेजांड्रो पाउलो को गोल्ड मेडल मिला। और 2025 में इंडोर आर्चरी वर्ल्ड सीरीज किक्ड ऑफ ऑन फ्राइडे फीचरिंग ओवर 300 आर्कर फ्रॉम 31 कंट्रीज। द स्विस ओपन इंक्लूड बोथ रिकर्व एंड कंपाउंड डिवीजन। तो स्विस ओपन में दोनों इंक्लूड है, रिकर्व भी और कंपाउंड डिवीजन भी दोनों इंक्लूड है। देयर विल बी 6 इवेंट हेल्ड ड्यूरिंग द 2025 सीजन, फर्स्ट स्टार्टिंग इन नवंबर 2024 एंड एंडिंग इन मार्च 2025। तो ये जो गेम है ये नवंबर 1 में आपका स्टार्ट हुआ, नवंबर में स्टार्ट हुआ और एंड कब होगा? मार्च 2025 में होगा। और इसमें कितने आर्कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 300। तो याद क्या रखना है इसमें? बस अतनु दास स्विट्जरलैंड के थॉमस रूपर को 6-4 से हराया। इससे पहले सेमीफाइनल में अतनु दास को फ्रांस के रोमेन फिचेट से खिलाफ 4-6 से हार का सामना करना पड़ा। रोमेन ने रजत और इटली के एलेसैंड्रो पाउलो ने स्वर्ण पदक जीता। और इस प्रतियोगिता में 31 देशों के 300 से अधिक तीरंदाज भाग ले रहे हैं। कितने आर्कर भाग ले रहे हैं? 300। कितने कंट्री के? 31। और अतनु दास ब्रॉन्ज मेडल मिला। और वहीं जहां पर रोमेन को रजत मिला और सिल्वर मेडल, वहीं इटली के एलेसैंड्रो पाउलो को गोल्ड मेडल मिला। तो गोल्ड मेडल का नाम याद रखिएगा, किसको मिला है? एलेसैंड्रो को मिला है। और वो कहाँ के? ये भी याद रखिएगा, इटली के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषा वर्मा ने किस देश में अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? इन विच कंट्री डिड कृषा वर्मा विन द गोल्ड मेडल एट द
अंडर-19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप अमेरिका के कोलोराडो में। कृषा वर्मा वन द गोल्ड मेडल इन कोलोराडो, यूएसए। तो कृषा वर्मा ने अमेरिका के कोलोराडो में स्वर्ण पदक जीता। कृषा वर्मा डिफीटेड जर्मनी लेरिका साइमन 5-0। तो कृषा वर्मा ने जर्मनी की लेरिका साइमन को 5-0 से हराया। तो अंडर-19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन में 4 गोल्ड मेडल मिला और 8 सिल्वर मेडल भारत को मिला और 5 ब्रॉन्ज मिला। द 4 गोल्ड मेडलिस्ट इंक्लूड हेमंत सांगवान द ओनली मेल चैंपियन, और फीमेल चैंपियन में कृषा वर्मा को मिला, पार्थवी ग्रेवाल को मिला और वंशिका गोस्वामी को मिला। और मेन में मतलब मेल टीम में ओनली हेमंत सांगवान को मिला, मेल चैंपियन में ओनली हेमंत सांगवान है। अगर फीमेल चैंपियंस की बात करें तो कृषा वर्मा, पार्थवी ग्रेवाल एंड वंशिका गोस्वामी को मिला। गोल्ड मेडल का नाम आप याद रखिएगा जो गोल्ड मेडलिस्ट है। इंडिया नाउ लुक टू फर्दर एस्टैब्लिश इटसेल्फ इन बॉक्सिंग, होपिंग फॉर द स्पोर्ट्स इंक्लूजन इन द लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स। भारत अब मुक्केबाजी में अपनी खास जगह बनाने का प्रयास कर रहा है। 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में इस खेल को शामिल किए जाने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द ब्रॉन्ज मेडल इन 59 कैटेगरी एट द अंडर-23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप इन अल्बानिया। कहाँ पर हो रहा है? अल्बानिया में हो रहा है। तो अल्बानिया में अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 59 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक किसने जीत लिया? तो मानसी अहलावत ने जीत लिया है। मानसी अहलावत ने अल्बानिया के तिराना में, अल्बानिया में कहाँ हो रहा? तिराना में आयोजित अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 59 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। मानसी अहलावत वन द ब्रॉन्ज मेडल इन द 59 kg कैटेगरी एट द अंडर-23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन तिराना, अल्बानिया। मानसी अहलावत ने प्रतियोगिता की स्वर्ण पदक विजेता सोलोमिया वाइनक को क्वार्टर फाइनल में 4-0 से हराया। और जापान की रिसाको किंजो ने अंडर-23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 59 भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। जापान की रिसाको किंजो ने गोल्ड मेडल जीता और मंगोलिया की सेरेन चिमेटसुकी ने रजत पदक जीता। और वहीं पर जर्मनी की एलेना हेग ब्रुकर ने मानसी के साथ कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ्यू वेड ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से कब संन्यास लिया? कब उसकी घोषणा की संन्यास लेने की? तो 29 अक्टूबर 2024 को। तो मैथ्यू वेड ने अक्टूबर 29, 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। मैथ्यू वेड ने अपने करियर में 36 टेस्ट मैच खेले। मैथ्यू वेड ने 189 सीमित ओवरों के मैच खेले हैं। मैथ्यू वेड ने 2021 में T20 विश्व कप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, विशेष रूप से पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में। मैथ्यू वेड अब ऑस्ट्रेलियाई टीम के सहायक कोच, असिस्टेंट कोच के रूप में काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेली एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। फर्स्ट हेली एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट हेली एम्बुलेंस सर्विस ऑन अक्टूबर 29। फ्री सर्विस, द सर्विस विल बी फ्री अंडर द संजीवनी योजना। ये संजीवनी योजना के तहत है और यह सेवा संजीवनी योजना के अंतर्गत निःशुल्क होगी। इसमें प्रायोरिटी किस पे दी जाएगी? तो गंभीर रूप से घायल मरीजों को हेली एम्बुलेंस में प्राथमिकता दी जाएगी। प्रायोरिटी विल बी गिवन टू क्रिटिकली एंड इंजर्ड पेशेंट। और कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जिसको लिंक किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिस के द्वारा। और इसमें इक्विपमेंट्स क्या है? इक्विप्ड विद वेंटिलेटर्स एंड अदर लाइफ सेविंग डिवाइसेस। तो हेली एम्बुलेंस में वेंटिलेटर और अन्य जीवन रक्षक उपकरण शामिल होंगे। और इसका कवरेज एरिया क्या है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में सेवा उपलब्ध होगी। अवेलेबल इन उत्तराखंड एंड पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। इसका मेन एम क्या होगा? टू क्विकली ट्रांसपोर्ट क्रिटिकली इंजर्ड पेशेंट टू द हॉस्पिटल। हेली एम्बुलेंस सेवा का मुख्य उद्देश्य गंभीर रूप से घायल मरीजों को शीघ्र अस्पताल पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कासरगोड के किस मंदिर में आतिशबाजी हादसा हुआ? तो बीर करबू मंदिर में हुआ है। तो ये कहाँ पर है मंदिर? बीर करबू मंदिर केरल में है। केरल के किस जिले में? कासरगोड जिले में। और यहाँ पे कौन सा उत्सव मनाया जा रहा था? तैयाम उत्सव मनाया जा रहा था। तो तैयाम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। तो उसमें 154 लोग घायल हो गए थे।
और यह तैयम उत्सव उत्तर मालाबार के लोगों की परंपरा है जिसे हर परिवार मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद कुमार गर्ग को किस मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, गृह मंत्रालय में गोविंद कुमार गर्ग को गृह मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है। दीपक बीरमानी को गृह मंत्रालय में उप सचिव नियुक्त किया गया, डिप्टी सेक्रेटरी। और कृति गर्ग को गृह मंत्रालय में उप सचिव नियुक्त किया गया है। और महादिक अक्षय संजय का कैडर उत्तर प्रदेश में बदल दिया गया है। ये रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुए थे IAS ऑफिसर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिक उरांव का जन्म शती, कार्तिक उरांव बर्थ सेंटिनरी कब मनाया गया? तो 29 अक्टूबर 2024 को मनाया गया। और कार्तिक उरांव ने आदिवासी समुदाय, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उनके राइट्स के लिए, उनके अधिकारों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9वें आयुर्वेद दिवस समारोह में किस संस्थान में उद्घाटन किया? तो एम्स में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई अत्याधुनिक सुविधाओं का उद्घाटन किया। इसमें दंत चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान और रेफरल संस्थान, मस्जिद मोड परिसर स्थित केंद्रीय स्टेराइल आपूर्ति विभाग और जन औषधि केंद्र शामिल है। कार्यक्रम में लोकसभा सांसद बाश्री स्वराज और स्वास्थ्य सचिव तथा अन्य अधिकारी भी शामिल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल सरकार ने किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क कैंसर उपचार की सुविधा प्रदान की? तो जो बिलो 14 ईयर्स के होंगे उनके लिए कैंसर के लिए अब कोई रुपया नहीं लिया जाएगा, फ्री में उनको सेवा दी जाएगी। तो नेपाल सरकार ने 14 वर्ष से कम जो अंडर 14 ईयर्स के हैं उन बच्चों के लिए निःशुल्क कैंसर उपचार की सुविधा प्रदान की है। और यह सुविधा कहाँ पर मिलेगी? कांति चिल्ड्रन हॉस्पिटल काठमांडू और भक्तपुर कैंसर हॉस्पिटल भक्तपुर और BP कोइराला मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल भरतपुर चितवन में उपलब्ध होगी। 2022 में देखें तो नेपाल में कैंसर के 22,000 नए मामले दर्ज किए गए और 2022 में कैंसर से 14,000 रोगियों की मृत्यु हुई। और हर वर्ष नेपाल में लगभग 1.5 हजार बच्चों में कैंसर का निदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का लक्ष्य 2029 तक रक्षा निर्यात को कितने करोड़ रुपए तक बढ़ाना है? तो 50,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना है। तो इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन कितना रहा? ओवर 1.27 लाख रुपीस करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024। तो स्वदेशी रक्षा उत्पादन कितना रहा? तो वित्तीय वर्ष 2023 और 2024 में 1.27 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। और इसका ग्रोथ क्या है? 174% इंक्रीज्ड फ्रॉम 46,000 करोड़ रुपीस इन 2014 टू 2015। तो वृद्धि कितनी रही 2014-15 के 46,000 करोड़ रुपए से 174% से अधिक रही। डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना? अप्रोक्सीमेटली 65% ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट नाउ मेड इन इंडिया। तो घरेलू उत्पादन कितना रहा? लगभग 65% रक्षा उपकरण अब भारत में निर्मित होती है। तो अगर ये डेटा आप वहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं जहाँ पर डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का आता है कुछ, वहाँ पर आप इस डेटा को यूज कर सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन कितना रहा? 21% ऑफ टोटल डिफेंस प्रोडक्शन। तो टोटल डिफेंस प्रोडक्शन का 21% प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन रहा इसमें। डिफेंस एक्सपोर्ट में इंक्रीज्ड फ्रॉम 686 रुपीज करोड़ इन 2013 टू 2014 टू ओवर 21,000 करोड़ इन 2023 टू 2024। तो रक्षा निर्यात क्या है? 2013 से और 2014 में 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023 से 2024 में 21,000 करोड़ रुपए हो गया। पहले कितना था? 2013-14 के पास देखें तो 686 था और अब 2023 और 24 में बढ़कर कितना हो गया? 21,000। एक्सपोर्ट टारगेट कितना है? 50,000 करोड़ बाय 2029। तो 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट टारगेट है। की डिफेंस इक्विपमेंट्स क्या है? धनुष एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, अर्जुन टैंक, तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स। तो धनुष एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, अर्जुन टैंक, तेजस लड़ाकू विमान और पनडुब्बियां हैं, सबमरीन्स हैं। तो आत्म भारत इनिशिएटिव्स में क्या? बूस्ट इन
डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट स्ट्रेंथनिंग नेशनल सिक्योरिटी, घरेलू रक्षा उत्पादन और निर्यात में वृद्धि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 का विषय क्या है, थीम क्या है, तो राष्ट्र की समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठ की संस्कृति, कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी फॉर नेशंस प्रॉस्पेरिटी इस बार का थीम है। कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन थीम है। दिस थीम एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेग्रिटी इन अचीविंग नेशनल प्रॉस्पेरिटी, राष्ट्र की समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठा की संस्कृति, और यह विषय जो है राष्ट्रीय समृद्धि प्राप्त करने में सत्यनिष्ठा के महत्व को रेखांकित करता है, हाईलाइट करता है। विजिलेंस अवेयरनेस वीक इज ऑब्जर्व्ड इन रिमेम्बरेंस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल्स बर्थ एनिवर्सरी, सतर्कता जागरूकता सप्ताह सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती की स्मृति में मनाया जाता है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव एंड एस राजू एडमिनिस्टर्ड द ओथ टू द ऑफिशियल्स एट द सीवीसी हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली, तो नई दिल्ली में सीवीसी मुख्यालय में अधिकारियों को शपथ प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और एस राजू ने दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्वनी घोरपड़े और कृतिका रॉय ने WTT फीडर काग्लियारी 2024 में महिला युगल खिताब जो विमेंस डबल टाइटल है उसको जीतने के लिए फाइनल में उन्होंने किसको हराया, यू सिबू और किम हायुन को हराया। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में दक्षिण कोरियाई जोड़ी को 3-1 से हराया। द इंडियन डुओ डिफीटेड द साउथ कोरियन पेयर 3-1 इन द फाइनल टू कैप्चर द क्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का 20वां स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो 28 अक्टूबर 2024 को मनाया गया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में देखते हैं तो जो NDMS 20th फाउंडेशन डे अपना सेलिब्रेट किया, कब किया, 28 अक्टूबर को किया, विद वेरियस इवेंट्स एंड सेशन प्लान्ड फॉर द डे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह विल बी द चीफ गेस्ट एट द इनॉग्रेशन सेरेमनी, तो जो इनॉग्रेशन सेरेमनी था उसमें चीफ गेस्ट कौन थे, तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी थे। और इस बार का थीम क्या था, तो 2024 का एम्पावरिंग कम्युनिटीज टू रिड्यूस डिजास्टर रिस्क थ्रू अवेयरनेस, व्यवहार परिवर्तन के लिए जागरूकता के माध्यम से आपदा जोखिम को कम करने के समुदायों को सशक्त बनाना। The theme focuses on empowering communities by raising awareness to reduce disaster reduction, अवेयर करना जिससे कि रिड्यूस कर सके डिजास्टर रिडक्शन को, यही इस बार की थीम फोकस करती है। There will be 3 technical sessions focused on different aspects of disaster risk reduction। नेक्स्ट क्वेश्चन है वडोदरा में C295 सैन्य विमान निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किसने किया, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज ने उद्घाटन किया। किसका उद्घाटन किया, C295 सैन्य विमान निर्माण का। The Tata Aircraft Complex was jointly inaugurated by Prime Minister Narendra Modi and Spanish Prime Minister Pedro Sanchez. It is the first time a private company will manufacture military aircraft in India. ये पहली बार है जब किसी प्राइवेट कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया इंडिया में मिलिट्री एयरक्राफ्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 के दूसरे सेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा चरण सेकेंड फेज ऑफ 2024 आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुआ, तो दिल्ली में आयोजित हुआ। 2024 के दूसरे सेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा चरण दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है और यह सेकेंड फेज 2024 आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ, दिल्ली में हुआ। और इस वर्ष द्विवार्षिक आयोजन का पहला सम्मेलन अप्रैल में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ दिस ईयर बाईएनुअल इवेंट वाज हेल्ड इन अप्रैल इन न्यू दिल्ली। गंगटोक में पहले चरण के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वरिष्ठ नेतृत्व को संबोधित किया था। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एड्रेस द सीनियर लीडरशिप ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज इन गंगटोक। और सम्मेलन के दूसरे चरण में उभरते भू राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा होगी, जिसके बाद परिचालन संबंधी मामलों पर मंथन होगा। द सेकेंड फेज ऑफ द कॉन्फ्रेंस विल बी डिस्कस emerging geopolitical scenarios followed by deliberation on operational matters। सम्मेलन के दौरान विभिन्न बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठकों में कल्याणकारी उपायों के साथ साथ सेवारत सैनिकों, दिग्गजों और उनके परिवारों की वित्तीय सुरक्षा के लिए योजनाओं पर विचार विमर्श किया जाएगा।
During the conference, various board of governors meeting will deliberate on welfare measures and plans for the financial security of serving soldiers, veterans and their families. नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुज नलिया रेलवे लाइन की गेज रूपांतरण परियोजना की लंबाई कितनी है? 101.4 किलोमीटर है। तो भुज नलिया रेलवे लाइन गॉज कन्वर्जन प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। तो ये कितना किलोमीटर है इसकी लंबाई? तो 101.4। द लेंथ ऑफ भुज नलिया रेलवे लाइन गॉज कन्वर्जन प्रोजेक्ट इन 101.4 किलोमीटर। इस परियोजना की कुल लागत 100 करोड़ रुपीस है। द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज 100 करोड़ रुपीस। इस परियोजना में गुजरात के कच्छ क्षेत्र में परिवहन का खर्च घटेगा। दिस प्रोजेक्ट विल रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। दिस प्रोजेक्ट इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 24 लार्ज ब्रिजेस। और इस परियोजना के अंतर्गत 24 बड़े पुलों का निर्माण किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परियोजना को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्डा वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्घाटन कब किया गया? तो 29 अक्टूबर को किया गया। अब बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जानते हैं। तो इसका जो उद्घाटन हुआ वो अक्टूबर 29 को हुआ। और बर्डा वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्घाटन कब हुआ? 29 अक्टूबर को हुआ। देयर आर 368 प्लांट स्पीसीज फाउंड इन बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बर्डा वन्य जीव अभ्यारण्य में 368 वनस्पति प्रजातियां पाई जाती हैं। बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज होम टू 22 मैमल्स स्पीसीज। बर्डा वन्य जीव अभ्यारण्य में 22 सस्तन प्राणियों की प्रजातियां निवास करती हैं। द टोटल एरिया ऑफ बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इज 192.31 स्क्वायर किलोमीटर। बर्डा वन्य जीव अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 192.31 वर्ग किलोमीटर है। पिकॉक, पीजेंट, पैराडाइज, फ्लाई कैचर, पेंटेड स्टॉक, बुलबुल, इंडियन रोलर, व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर्स, कॉमन किंगफिशर, दीज मेजर बर्ड आर फाउंड इन बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो मोर, तीतर, दूधराज, चित्रित सारस, बुलबुल, चास को नीलकंठ भी कहते हैं, देसी नीलकंठ, श्वेतकंठ, कलकलिया और कलकलियों को किंगफिशर कहा जाता है। बर्डा वन्य जीव अभ्यारण्य में ये प्रमुख पक्षी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय डिसलेक्सिया जागरूकता माह कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर में मनाया जाता है। इंटरनेशनल डिसलेक्सिया अवेयरनेस मंथ है ये अक्टूबर। और इंटरनेशनल डिसलेक्सिया अवेयरनेस मंथ इज ऑब्जर्व्ड एवरी अक्टूबर टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल्स विद डिसलेक्सिया। अंतर्राष्ट्रीय डिसलेक्सिया जागरूकता माह हर साल अक्टूबर में मनाया जाता है ताकि डिसलेक्सिया से पीड़ित व्यक्तियों के लिए समझ, अंडरस्टैंडिंग और समर्थन को बढ़ावा दिया जा सके। वॉक फॉर डिसलेक्सिया इवेंट सिंबलाइज कलेक्टिव एक्शन फॉर डिसलेक्सिया अवेयरनेस एंड द नीड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। डिसलेक्सिया के लिए वॉक कार्यक्रम डिसलेक्सिया जागरूकता और सीखने की अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए समान अवसरों और समर्थन की आवश्यकता पर बल देने के लिए सामूहिक कार्यवाही का प्रतीक है। टू रेज अवेयरनेस अबाउट डिसलेक्सिया इज द पर्पज ऑफ लाइटनिंग राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट एंड इंडिया गेट in red. This initiative is part of International Dyslexia Awareness Month to spread awareness and reduce stigma associated with dyslexia. तो राष्ट्रपति भवन, संसद और इंडिया गेट को लाल रोशनी में डिसलेक्सिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए रोशन किया गया। और यह पहल अंतर्राष्ट्रीय डिसलेक्सिया जागरूकता माह का हिस्सा है जिसका उद्देश्य डिसलेक्सिया के बारे में जागरूकता फैलाना और इससे जुड़े कलंक को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी जो ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट एग्जीबिशन है कहाँ आयोजित की जा रही? तो दुबई में आयोजित की गई। और द ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट एग्जीबिशन इज टेकिंग प्लेस इन दुबई। BG Krishnan inaugurated the Indian Pavilion at Beauty World Middle East Exhibition. He is the Economic Trade and Commerce Consul at the Indian Consulate in Dubai. तो ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन BG कृष्णन ने किया। वे दुबई में भारतीय महावाणिज्य दूतावास में आर्थिक व्यापार और वाणिज्य दूत है, कॉन्सुलेट है। The exhibition is expected to see participation from over 150 countries.
3 दिन की इस प्रदर्शनी में विश्व के 150 देशों से 70,000 से अधिक लोगों के आने की संभावना है और इस वर्ष ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी विश्व की प्रमुख परफ्यूम कंपनियों को विशेष मौका दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वावलंबन 2024 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने किया। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी इनॉग्रेटेड द स्वावलंबन 2024 सेमिनार इन न्यू दिल्ली। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने नई दिल्ली में स्वावलंबन 2024 सेमिनार का उद्घाटन किया। दिस सेमिनार एम्स टू प्रमोट इनोवेशन एंड इंडिजिनस इन द नेवी। सेमिनार का जो उद्देश्य है नौसेना में नवाचार और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना है। Various agencies including the Air Force, Army and Coast Guard set up around 115 stall। वायुसेना, थल सेना और तटरक्षक बल सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा लगभग 115 स्टॉल लगाए गए। स्वावलंबन के पिछले 2 एडिशन की बात करें तो उसमें नौसेना को उद्योग जगत से 2000 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ। इस पहल के द्वारा इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDX योजना के अंतर्गत 200 से अधिक लघु और मध्यम उद्योगों और स्टार्टअप्स को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमरेली गुजरात में उद्घाटन और शिलान्यास की गई परियोजनाओं की कुल लागत कितनी है? 4900 करोड़ है। Prime Minister Narendra Modi inaugurated and laid the foundation for projects worth 4900 crore in अमरेली गुजरात। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरेली गुजरात में 4900 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। द प्राइम मिनिस्टर हाईलाइटेड द सौनी योजना एज अ की इनिशिएटिव फॉर ब्रिंगिंग वाटर टू द ड्रॉट प्रॉन एरियाज ऑफ सौराष्ट्र। तो प्रधानमंत्री ने सौराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के लिए सौनी योजना का भी यहाँ पर उल्लेख किया। एडिशनल 28 करोड़ लीटर्स ऑफ वाटर फॉर ओवर 1200 विलेजेस इज एक्सपेक्टेड बेनिफिट ऑफ द नौदा टू चावंद पाइपलाइन प्रोजेक्ट। नौदा से चावंद पाइपलाइन प्रोजेक्ट का अपेक्षित लाभ 1200 से अधिक गाँव के लिए अतिरिक्त 28 करोड़ लीटर पानी मिलने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द COP 16 कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड। COP 16 सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? कोलंबिया के काली में हुआ। द COP 16 कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन काली, कोलंबिया। अब COP 16 कॉन्फ्रेंस के बारे में जानेंगे। इसमें शॉर्ट नोट्स भी लिखने को आता है, इस पर ध्यान से दीजिएगा। तो कॉन्फ्रेंस लोकेशन कहाँ पर हुआ? COP 16 कंक्लूड काली, कोलंबिया में हुआ। काली, कोलंबिया में COP 16 सम्मेलन संपन्न हुआ और इस बार की थीम क्या थी? पीस विथ नेचर, प्रकृति के साथ शांति। और इसमें की डिसीजंस, प्रमुख महत्वपूर्ण डिसीजन क्या लिए गए? तो रिकॉग्निशन ऑफ द रोल ऑफ इंडिजिनस एंड एफ्रोडिसेंट कम्युनिटीज इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो जैव विविधता संरक्षण में मूल निवासी और अफ्रीकी नस्ल के समुदायों की भूमिका को स्वीकार किया गया। Agreement to establish a global fund for identification and the protection of ecologically significant shipping areas in international marine zones। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण जहाज रानी क्षेत्रों की पहचान और उनकी संरक्षा के लिए वैश्विक कोष की स्थापना की गई। COP 16 में प्रेसिडेंसी किसके द्वारा हुई? तो कोलंबिया विल रिमेन द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस अंटिल द ईयर 2026 और आर्मेनिया विल चेयर इट इन ईयर 2026। तो इसका कहने का मतलब है कि 2026 से पहले तक कोलंबिया इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा, प्रेसिडेंसी उसके पास रहेगी और 2026 में इसकी जो अध्यक्षता है वो आर्मेनिया करेगा। इंडिया का क्या पार्टिसिपेशन रहा COP 16 में? तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट कीर्ति वर्धन सिंह लॉन्च इंडियाज अपडेटेड नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजीज एंड एक्शन प्लान NBSAP। पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने भारत की आदतन राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य नीति और योजना NBSAP का शुभारंभ किया। द प्लान एम्स टू एड्रेस, इसका क्या एम है? इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, रिस्टोर इकोसिस्टम्स, रिकवर स्पीसीज एंड प्रमोट्स कम्युनिटी ड्रिवन कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो योजना का उद्देश्य क्या रहा है? तो पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटना, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति और समुदाय संचालित संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना। इट प्रोवाइड्स अ लॉन्ग टर्म विजन फॉर लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर बाय 2025 एंड गाइडलाइन टू प्रिवेंट बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय 2030।
2025 तक प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने की दीर्घकालिक दृष्टि और 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए दिशा निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज टाइफून कांगरे नोन इन फिलीपींस। तो टाइफून कांगरे का फिलीपींस में क्या नाम था? सुपर टाइफून लियोन। तो जो टाइफून कांगरे है उसको फिलीपींस में किस नाम से जाना जाता है? सुपर टाइफून लियोन। तो इसका फॉर्मेशन एंड पाथ क्या है? तो टाइफून कांगरे का जो गठन है वो 24 अक्टूबर 2024 को हुआ और 30 अक्टूबर को इसकी चरम तीव्रता 240 किलोमीटर पर आवर 150 मील पर आवर की 1 मिनट स्थायी हवाओं के साथ पहुंची है। टाइफून कांगरे फॉर्म्ड ऑन अक्टूबर 24, 2024 एंड रीच इट्स पीक इंटेंसिटी ऑन अक्टूबर 30 विथ 1 मिनट सस्टेन्ड विंड्स ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर। भूमि पर इसका लैंडफॉल कब हुआ है? तो ये 31 अक्टूबर 2024 को ताइवान में भूमि पर आया, जिससे भारी बारिश और तेज हवाएं चली। इट मेड लैंडफॉल इन ताइवान ऑन अक्टूबर 31, 2024 ब्रिंगिंग हैवी रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो इस तूफान से महत्वपूर्ण क्षति पहुंचाई, जिसमें भूस्खलन और बाढ़ शामिल है, जिससे कम से कम 3 लोगों की मौत और 690 से अधिक लोग घायल हो गए। द टाइफून कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज इंक्लूडिंग लैंडस्लाइड एंड फ्लडिंग रिजल्टिंग at least 3 fatalities and over 690 injuries। रिकॉर्ड क्या किया गया? तो कांगरे ताइवान के इतिहास में मध्य अक्टूबर के बाद भूमि पर आने वाला पहला तूफान था और 1996 के टाइफून हर्ब के बाद सबसे बड़ा तूफान था। कांगरे वॉज द फर्स्ट टाइफून इन ताइवान हिस्ट्री टू मेक लैंडफॉल आफ्टर मिड अक्टूबर एंड द लार्जेस्ट स्टॉर्म टू स्ट्राइक सिंस टाइफून हर्ब इन 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच कंट्री हैज इंडियन रेलवेज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर टेक्निकल कोऑपरेशन। तो भारतीय रेलवे ने किस देश के साथ तकनीकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो स्विट्जरलैंड के साथ किया है। इंडियन रेलवे हैज साइंड ऑन MOU with स्विट्जरलैंड डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो भारतीय रेलवे ने स्विट्जरलैंड के पर्यावरण, परिवहन और संचार विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। द सेरेमनी वॉज एड्रेस्ड बाय रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। तो समारोह को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संबोधित किया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है MOU का? तो टू प्रमोट टेक्निकल कोऑपरेशन, तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। कोऑपरेशन विल बी कैरीड आउट इन एरियाज सच एज टेक्नोलॉजी शेयरिंग, ट्रैक मेंटेनेंस, मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन अंडर द MOU। तो समझौता ज्ञापन के तहत प्रौद्योगिकी साझाकरण, ट्रैक रखरखाव, प्रबंधन और निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा। दिस MOU अलाइन विद गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। यह समझौता भारत में रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हसोंग 19 मिसाइल का परीक्षण किस देश में किया गया? तो नॉर्थ कोरिया में हसोंग 19 का परीक्षण किया गया। The Hwasong 19 is North Korea's latest intercontinental ballistic missile ICBM, first test fired on October 31, 2024। तो हसोंग 19 उत्तर कोरिया की नवीनतम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे पहली बार 31 अक्टूबर 2024 को परीक्षण किया गया। और इसके कुछ डिटेल्स हैं। तो ये किस टाइप की मिसाइल है? तो मल्टी से सॉलिड फ्यूल्ड ICBM मिसाइल है। रेंज इसकी क्या है? एस्टिमेटेड टू एक्सीड 10,000 किलोमीटर, पोटेंशियली रीचिंग अप टू 15,000 किलोमीटर्स। अनुमानित क्या? 10,000 किलोमीटर से अधिक, संभावित रूप से 15,000 किलोमीटर तक है। इसका एल्टीट्यूड क्या है? ड्यूरिंग इट्स टेस्ट इट रीच अ मैक्सिमम एल्टीट्यूड ऑफ 7,687.5 किलोमीटर्स है। इसका फ्लाइट टाइम क्या? द मिसाइल फ्लू फॉर 86 मिनट, मार्किंग द लॉन्गेस्ट फ्लाइट टाइम फॉर अ नॉर्थ कोरियन मिसाइल। तो मिसाइल ने 86 मिनट तक उड़ान भरी, जो उत्तर कोरिया के मिसाइल के लिए सबसे लंबी उड़ान अवधि है।
इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है? इट इज़ डिज़ाइन टू कैरी मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स एंड हैज़ अ ग्रेटर वॉरहेड कैपेसिटी कंपेयर टू इट्स प्रेडिसेसर। इसे कई परमाणु वॉरहेड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें इसके पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक वॉरहेड क्षमता है। लॉन्च सिस्टम लॉन्च फ्रॉम अ कैनिस्टर माउंटेड ऑन अ ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर यूजिंग अ सॉलिड फ्यूल कंपोजिट्स। एक ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर पर लगे कैनिस्टर से लॉन्च किया गया जिसमें ठोस ईंधन मिश्रण का उपयोग किया गया था। The Hwasong 90 a solid fuel propulsion allows for quicker deployment compared to liquid fueled missile, making it harder to detect and intercept. Hwasong 19 की ठोस ईंधन प्रणोदन प्रणाली इसे तरल ईंधन वाली मिसाइलों की तुलना में तेजी से तैनात करने की अनुमति देती है, जिससे इसे पहचानना और रोकना कठिन हो जाता है। दिस मिसाइल रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन नॉर्थ कोरियाज मिसाइल टेक्नोलॉजी, पोजिंग न्यू चैलेंजेस टू मिसाइल डिफेंस सिस्टम। यह मिसाइल उत्तर कोरिया की मिसाइल तकनीकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है, जो मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए नई चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बोत्सवाना का छठा राष्ट्रपति किसे घोषित किया गया है? ड्यूमा बोको को। अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज यूडीसी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ड्यूमा बोको डिक्लेयर्ड एज 6th प्रेसिडेंट ऑफ बोत्सवाना। जो ड्यूमा बोको है वो 6th प्रेसिडेंट है बोत्सवाना के, और इनकी पार्टी का नाम क्या था? अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज। The Botswana Democratic Party has governed the Diamond Reach Southern African nation since 1966। तो हीरो से समृद्ध इस दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्र में 1966 से BDP का शासन रहा। BDP का फुल फॉर्म है बोत्सवाना डेमोक्रेटिक पार्टी, और इस बार जो पार्टी में आया उनका नाम है अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर फॉर द फर्स्ट G20 मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हेल्ड। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर पहली मंत्री स्तरीय घोषणा किस स्थान पर हुई? बेलेम, ब्राजील में हुई। G20 issued its फर्स्ट मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो G20 ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर पहला मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र जारी किया है। मीटिंग कहाँ पर हुई? अक्टूबर 30 टू नवंबर 1, 2024, मीन्स कि 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक हुआ। कहाँ पर? बेलेम, ब्राज़ील में हुआ। इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? तो PK मिश्रा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, हाईलाइटेड इंडियाज प्रोग्रेस एंड डिजास्टर फाइनेंसिंग। तो भारतीय भागीदारी प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा ने भारत की प्रगति और आपदा वित्त पोषण पर जोर दिया। और इस बार की प्रायोरिटीज़ क्या है इसमें? तो अर्ली वार्निंग सिस्टम, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा हो, और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फाइनेंसिंग, आपदा जोखिम न्यूनीकरण वित्त पोषण से संबंधित मुद्दों पर बात हुई। रेजिलिएंट रिकवरी, लचीला पुनर्प्राप्ति, और नेचर बेस्ड सोल्यूशन, प्रकृति आधारित सोल्यूशन इसका प्रायोरिटीज रही है। फर्स्ट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप DRRWG एस्टैब्लिश्ड ऑन इंडियाज इनिशिएटिव लास्ट ईयर इन न्यू दिल्ली। तो पहला DRRWG भारत की पहल पर पिछले साल नई दिल्ली में स्थापित हुआ। अदर मीटिंग्स जो हुए फॉर इंडियन डेलीगेशन पार्टिसिपेटेड इन ट्रोइका मीटिंग्स विद मिनिस्टर्स फ्रॉम ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका एंड हेल्ड bilateral meetings with other countries including जापान, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड जर्मनी। तो अन्य बैठकें जो है भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका की मंत्रियों के साथ त्रिपक्षीय बैठकें और अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निंगोल चौगोबा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? तो निंगोल चौगोबा फेस्टिवल जो है मणिपुर राज्य में मनाया गया। अब निंगोल चौगोबा फेस्टिवल के बारे में डिटेल में देखते हैं तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ द मैतेई कम्युनिटी इन मणिपुर। तो मणिपुर के मैतेई समुदाय का सबसे बड़ा त्यौहार है और ये कब मनाया जाता है? सेलिब्रेटेड ऑन द 2nd डे ऑफ द लूनार मंथ ऑफ हियांगेई इन द मैतेई कैलेंडर। तो यह त्यौहार जो है हर वर्ष मैतेई पंचांग के चंद्रमा हिंगेई के दूसरे दिन मनाया जाता है। इसका मेन कंपोनेंट क्या है? तो मैरिड सिस्टर्स विजिट देयर मैटरनल होम फॉर अ ग्रैंड फीस्ट एंड जॉय
joyous reunion followed by the exchange of gifts। तो जो विवाहित बहनें होती हैं अपने मायके जाती हैं, जहां भव्य भोज और खुशियों भरा पुनर्मिलन होता है और इसके बाद उपहारों का आदान प्रदान होता है। और कस्टम्स क्या है यहाँ पे, तो जो रिवाज है कि बेटे अपने बहनों को एक सप्ताह पहले औपचारिक निमंत्रण भेजते हैं। सन एक्सटेंड अ फॉर्मल इनविटेशन टू देयर सिस्टर्स अ वीक इन एडवांस। अब इसमें पार्टिसिपेशन किसका होता है, तो इनिशियली अ मैतेई फेस्टिवल्स नाउ सेलिब्रेटेड बाय वेरियस कम्युनिटीज़। तो प्रारंभ में मैतेई समुदाय का जो ये त्यौहार है मनाया जाता था, लेकिन अब विभिन्न समुदायों द्वारा ये मनाया जाता है। पहले सिर्फ मैतेई समुदाय के द्वारा ही इसको प्रारंभ किया गया था। अगर हम करेंट प्रैक्टिस की बात करें तो सेलिब्रेटेड बाय मणिपुरीज इवन आउटसाइड मणिपुर। तो मणिपुर के बाहर बसे मणिपुरी भी इस त्यौहार को मनाते हैं। और पिछले साल ये त्यौहार नहीं हुआ था। द फेस्टिवल वॉज नॉट हेल्ड ड्यू टू एथनिक वायलेंस इन द स्टेट। आपको भी पता होगा मैतेई और कुकी के बीच में जो विवाद चल रहा था उसकी वजह से उस साल इसको नहीं मनाया गया था। राज्य में जातीय हिंसा के कारण त्यौहार को नहीं मनाया जा सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भाषा गौरव सप्ताह किस राज्य में मनाया जा रहा है, तो असम में भाषा गौरव सप्ताह मनाया जा रहा है। और भाषा गौरव सप्ताह जो है ये 3 नवंबर से 9 नवंबर तक मनाया जाएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू शेयर द डाइवर्सिटी एंड हेरिटेज ऑफ असम्स लैंग्वेजेस विद द पीपल। तो असम की भाषाओं की विविधता और विरासत को लोगों के साथ साझा करना इसका उद्देश्य है। और सिग्निफिकेंस क्या है, तो सेलिब्रेट द इंथुजियाज्म ऑफ द पीपल ऑफ असम फॉर द रिकग्निशन ऑफ द असमीज लैंग्वेज एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। असमी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने पर असम के लोगों के उत्साह का एक प्रतीक है। एक्टिविटीज़ क्या होगी इसमें, वेरियस एक्टिविटीज़ एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड बिटवीन द पीपल ऑफ असम एंड देयर कल्चर। असम के लोगों और उनकी संस्कृति के बीच संबंध मजबूत करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी इसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द 9th आयुर्वेदा डे सेलिब्रेटेड। तो 29 अक्टूबर को आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट किया गया था। और इसकी इस बार की थीम क्या थी, आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। और पर्पज क्या है इसको सेलिब्रेट करने का, तो टू सेलिब्रेट एंड प्रमोट द प्रिंसिपल्स एंड इनोवेशंस ऑफ आयुर्वेदा फॉर ग्लोबल हेल्थ, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद के सिद्धांतों और नवाचारों को प्रोत्साहित करना। सेलिब्रेशन जो हुआ ऑब्जर्व्ड इन ओवर 150 कंट्रीज, 150 से अधिक देशों में मनाया गया आयुर्वेद डे। और प्राइम मिनिस्टर्स इनिशिएटिव जो रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड सेवरल हेल्थ प्रोजेक्ट्स वर्थ अप्रॉक्सीमेटली 12,850 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 12,850 करोड़ की लागत वाली कई स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मेजर प्रोजेक्ट्स जो रहे, इनॉग्रेशन ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इंक्लूडिंग अ पंचकर्म हॉस्पिटल एंड आयुर्वेदिक फार्मेसी एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन यूनिट एंड अदर फैसिलिटीज़। तो अखिल भारतीय आयुष संस्थान के दूसरे चरण का उद्घाटन किया जिसमें पंचकर्म हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक फार्मेसी, खेल चिकित्सा इकाई और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। अगर हम अदर और इनॉग्रेशन की बात करें तो 4 आयुष सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस एंड द फाउंडेशन स्टोन्स फॉर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन योगा एंड नेचुरोपैथी। 4 आयुष उत्कृष्टता केंद्रों का उद्घाटन और योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा में केंद्रीय अनुसंधान संस्थानों की आधारशिला रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द हेली एम्बुलेंस ऑफिसेज। तो हेली एम्बुलेंस ऑफिस को इनॉग्रेट किसने किया, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे डू आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी सेलिब्रेट देयर स्टेटहुड डे। तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और पुडुचेरी का राज्य स्थापना किस तारीख को मनाया गया, तो नवंबर 1 को। दीज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज सेलिब्रेट देयर फॉर्मेशन डे ऑन नवंबर 1
मार्किंग द डे दे वर इस्टेब्लिश्ड। वह राज्य, ये जो राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं, 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं जो उनके स्थापना के दिन को चिन्हित करता है। छत्तीसगढ़ वॉज क्रेप्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश ऑन नवंबर 1, 2000। तो छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हेन इज द सेकेंड फेज ऑफ द वंशधारा प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड। तो वंशधारा प्रोजेक्ट जो है उसका दूसरा चरण कब तक पूरा होने की उम्मीद है? जून 2025। तो यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू अनाउंस दैट द सेकेंड फेज ऑफ द वंशधारा प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय जून 2025, प्रोवाइडिंग इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर टू द डिस्ट्रिक्ट। तो वंशधारा योजना का जो दूसरा चरण है वो जून 2025 तक पूरा होगा, जिससे जिले को सिंचाई और पीने का पानी मिलेगा। तो वंशधारा प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इसका लोकेशन कहाँ है? गुट्टा विलेज, हीरा मंडल और श्रीकाकुलम जिला आंध्र प्रदेश में है। और ये कब इनिशिएशन इसका हुआ था, कब प्रस्तावित किया गया था, प्रपोज किया गया था? 1970 में। और इसका पर्पज क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए जल का उपयोग, और इरिगेशन ऑफ 1,48,230 एकड़ इन 398 विलेजेस। 398 गाँव में 1,48,230 एकड़ भूमि की सिंचाई। और इसके जो महत्वपूर्ण सेलिएंट फीचर हैं वो है एक बैराज, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बैराज क्रॉस द वंशधारा रिवर, वंशधारा नदी पर बैराज का निर्माण। और इसमें मेन कैनाल जो है, लेफ्ट मेन कैनाल लेंथ जो है उसकी 104.24 किलोमीटर है। तो बाई मुख्य नहर की जो लंबाई है 104.24 किलोमीटर है। और वाटर का जो एलोकेशन है वो 17.841 TMC फॉर इरिगेशन है। सिंचाई के लिए कितना है? 17.841 TMC। क्रॉपिंग पैटर्न क्या है? प्राइमरली पैडी कल्टीवेशन, मुख्य रूप से धान की खेती की जाएगी। और करंट स्टेटस जो है, प्रोजेक्ट कंप्लीटेड एंड अंडर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, परियोजना पूरी हो चुकी है और संचालन एवं रखरखाव के अधीन है। और ये अभी जो बात चल रही है वो सेकेंड फेज की है। द वंशधारा प्रोजेक्ट एम टू हार्नेस द वाटर ऑफ वंशधारा रिवर टू बेनिफिट एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटीज इन द रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज गुजरात लार्जेस्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लोकेटेड। तो गुजरात का सबसे बड़ा कचरे से ऊर्जा बनाने वाला संयंत्र कहाँ स्थित है? द प्लांट इज लोकेटेड एट पिराना इन अहमदाबाद सिटी। तो यह संयंत्र अहमदाबाद शहर के पिराना में स्थित है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द प्लांट। इस प्लांट का इनॉग्रेशन किसने किया? अमित शाह जी ने किया। द प्लांट हैज द कैपेसिटी टू जनरेट 15 मेगावाट ऑफ एनर्जी फ्रॉम 1000 मेट्रिक टन्स ऑफ सॉलिड बेस पर डे। तो यह जो संयंत्र है, जो प्लांट है, प्रतिदिन 1000 मीट्रिक टन ठोस कचरे से 15 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। The plant has been established at a cost of 375 करोड़ रुपीज़। इस संयंत्र की जो स्थापना है 375 करोड़ रुपए की लागत से की गई है। The plant was established on a public-private partnership model। इस संयंत्र की स्थापना सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने श्रीकाकुलम जिले के एदुपुरम में दीपम योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने की है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने श्रीकाकुलम जिले के एदुपुरम में सुपर 6 प्रॉमिसेस पहल के तहत दीपम योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। और इसके तहत जो पात्र परिवार है उनको मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाते हैं, जिसका उद्देश्य उनके जीवन की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, उसमें सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा सचिव डिफेंस सेक्रेटरी का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो राजेश कुमार सिंह ने किया। राजेश कुमार सिंह ने डिफेंस सेक्रेटरी का पदभार ग्रहण किया है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर राजेश कुमार सिंह टुक चार्ज एज डिफेंस सेक्रेटरी ऑन 1 नवंबर 2024। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने 1 नवंबर को रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया। वे केरल कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। ही इज द 1989 बैच इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर ऑफ केरला कैडर। श्री सिंह ने IAS अधिकारी श्री गिरिधर अरमाने का स्थान लिया है। मिस्टर सिंह रिप्लेस्ड IAS ऑफिसर गिरिधर अरमाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द विनर ऑफ द मिस किन्नौर कॉन्टेस्ट 2024। तो मिस किन्नौर प्रतियोगिता 2024 का विजेता कौन है? तो रूबी नेगी है।
तो मिस किन्नौर कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो बिनर रूवी नेगी हैं, फर्स्ट रनर अप सुरभि एंड सेकंड रनर अप सुनीता हैं। तो ये कहाँ पर हुआ? रेकोंग पीओ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया और ये 30 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक चला। इसमें पार्टिसिपेंट जो थे वो 16 यंग वीमेन थी और 2 राउंड हुए, एक इंट्रोडक्शन राउंड एंड सेकंड कैट वॉक राउंड। फाइनल 2 राउंड जो हुए वो 2 नवंबर को हुआ और इसका पर्पज क्या है? टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर शो केसिंग द टैलेंट ऑफ यंग वीमेन। ये होते हैं कि हुनर को मंच प्रदान करना इसका पर्पज है। पार्ट ऑफ द कल्चरल फेस्टिवल जो सांस्कृतिक महोत्सव है उसका ये हिस्सा है। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया? तो अंडर द गाइडेंस ऑफ रेवेन्यू, हॉर्टिकल्चर, ट्राइबल डेवलपमेंट एंड पब्लिक ग्रीवांसेस रेड्रेसल मिनिस्टर जगत सिंह नेगी ने किया। और इसमें चीफ गेस्ट जो थे डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा थे। स्पेशल क्या हुआ इसमें? पार्ट ऑफ स्टेट लेवल किन्नौर फेस्टिवल है, तो राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव का एक हिस्सा है। हेल्ड अलॉन्ग साइड कल्चरल प्रोग्राम, और इसी के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ इसको आयोजित किया गया। द मिस किन्नौर कॉन्टेस्ट इज अ सिग्निफिकेंट इवेंट विद इन द किन्नौर फेस्टिवल, highlighting the cultural richness and providing a platform for young women to showcase their talent. Next question है, which institute 65th Foundation Day ceremony did डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एड्रेस? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया? तो IIT कानपुर। The Defense Minister addressed the 65th Foundation Day ceremony of the Indian Institute of Technology कानपुर। रक्षा मंत्री ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। अब डिफेंस एक्सपोर्ट जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है टू रीच 50,000 करोड़ बाय 2029 टू 2030। तो 2029 से 30 तक 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने की संभावना है। युवाओं से जो आह्वान है आज टू डेवलप इंडिजिनस टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज, स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्षमता को विकसित करने का आह्वान किया गया है। कॉल टू यूथ सेल्फ रिलायंस डिफेंस एक्सपोर्ट इंक्रीज फ्रॉम 600 करोड़ 10 ईयर एगो टू ओवर 21,000 करोड़ नाउ। 10 वर्ष पूर्व 600 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात अब 21,000 करोड़ रुपए के पार हो गया। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो है मॉडर्न वॉरफेयर इज टेक्नोलॉजी बेस्ड, युद्ध का जो परिदृश्य है वो प्रौद्योगिकी आधारित हो गया है। रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या रोल है? तो एम्फेसाइज इंटीग्रेटेड एफर्ट्स फ्रॉम प्राइवेट एंड एकेडमिक सेक्टर्स, निजी और शैक्षणिक क्षेत्र सहित सभी हितधारकों को एकीकृत रूप से कार्य करने की प्रतिबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटीज विल द डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर प्रोजेक्ट स्टार्ट फ्रॉम? तो डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना की शुरुआत किन शहरों से होगी? पीलीभीत एंड गोरखपुर। प्रोजेक्ट का जो नेम है वो डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर प्रोजेक्ट है और इसको लॉन्च कहाँ से किया? पीलीभीत एंड गोरखपुर। कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश में, वहाँ से स्टार्ट किया गया, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और गोरखपुर। इसका गोल क्या है? टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड इन रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत में डिजिटल विभाजन को पाटना। नंबर ऑफ सेंटर्स कितने? अ टोटल ऑफ 4,740 सेंटर्स नेशन वाइड। देश भर में कुल 4,740 केंद्र हैं। सर्विसेज आधार, रजिस्ट्रेशन, बैंकिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, टेलीमेडिसिन, एजुकेशन, ई कॉमर्स सपोर्ट। तो ये जो सेवाएं हैं इसमें क्या दी जाएगी? आधार पंजीकरण, बैंकिंग वित्तीय नियोजन, टेलीमेडिसिन, शिक्षा, वाणिज्यिक सहायता, ई कॉमर्स सपोर्ट। मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? टू प्रोवाइड एसेंशियल ई गवर्नेंस सर्विसेज अलॉन्ग विद फाइनेंशियल एंड कॉमर्शियल सर्विसेज टू रूरल सिटीजन्स। ई गवर्नेंस सेवाओं के साथ साथ वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं को ग्रामीण नागरिकों तक पहुंचाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द बटरफ्लाई पार्क एट पक्के टाइगर रिजर्व? पक्के बाघ अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किसने किया? ब्यूराम बाघे ने किया। बटरफ्लाई पार्क एट पक्के टाइगर रिजर्व इनॉग्रेशन किसके द्वारा हुआ? अरुणाचल प्रदेश मिनिस्टर ब्यूराम बाघे इनॉग्रेटेड द बटरफ्लाई पार्क एट पक्के टाइगर रिजर्व ऑन November 1। तो अरुणाचल प्रदेश के जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा जल संसाधन मंत्री ब्यूराम बाघे हैं, उन्हीं के द्वारा 1 नवंबर को बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो टू प्रमोट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड इको फ्रेंडली टूरिज्म, जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को प्रोत्साहित करना है।
न्यू वेबसाइट लॉन्च की गई, अ न्यू वेबसाइट फॉर पक्के टाइगर रिजर्व प्रोवाइडिंग एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन ऑन कंजर्वेशन, टूरिज्म एंड बायोडाइवर्सिटी। तो जो नई वेबसाइट है वो क्या प्रोवाइड करेगी? पक्के बाघ अभ्यारण्य की नई वेबसाइट का शुभारंभ, जिसमें संरक्षण और पर्यटन और जैव विविधता पर जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन एंड रिस्पेक्टिंग लोकल ट्रेडिशंस। संरक्षण में सामुदायिक सहभागिता और स्थानीय परंपराओं का सम्मान इसमें होगा, जो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के साथ ही आ सकता है। डिजिटल फीचर्स जो है, द बटरफ्लाई पार्क इंक्लूड अ डिजिटल इंटरैक्टिव पैनल एंड अ वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस। तो बटरफ्लाई पार्क में डिजिटल इंटरैक्टिव पैनल और वर्चुअल रियलिटी अनुभव जो है उसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ द ओमकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट? ओमकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 278 मेगावाट है। The Omkareshwar solar floating project started generating power at full capacity of 278 megawatt from October 30, 2024। तो ओमकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट ने 30 अक्टूबर 2024 से प्रथम चरण में 278 मेगावाट की पूर्ण क्षमता से विद्युत उत्पादन प्रारंभ किया। ओमकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। द प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन द नर्मदा रिवर। लोकेशन कहाँ है? ओमकारेश्वर, खांडवा डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में हम। और प्रोजेक्ट क्या है इसका? वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पावर जनरेशन जो है स्टार्टेड एट फुल कैपेसिटी ऑफ 278 मेगावाट फ्रॉम अक्टूबर 30, 2024। तो जो पावर जनरेशन है 30 अक्टूबर 2024 से 278 मेगावाट की पूर्ण क्षमता से ये प्रारंभ हो गया है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव हैं। अगर हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालें तो प्रोग्रेस इन रिन्यूएबल एनर्जी अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गाइडेंस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में रिन्यूएबल एनर्जी में प्रगति को दर्शाता है। ये गोल टू अचीव 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता का लक्ष्य है। और करेंटली 6600 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश हुआ है एंड वर्क ऑन गोइंग ऑन 8900 मेगावाट रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट, 8900 मेगावाट की पंजीकृत परियोजनाओं पर कार्य जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द लुलू वाली दिवाली फेस्टिवल हेल्ड? सऊदी अरब के रियाद में लुलू वाली दिवाली उत्सव का आयोजन हुआ। द लुलू वाली दिवाली फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन रियाद, सऊदी अरेबिया। तो लुलू वाली दिवाली उत्सव का आयोजन सऊदी अरब के रियाद में हुआ। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड द फेस्टिवल। तो ये जो फेस्टिवल था उसको इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया? कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के द्वारा। द मेन अट्रैक्शन ऑफ द फेस्टिवल वॉज द फेमस करी किचू एप्पल्स फ्रॉम लद्दाख शोकेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन सऊदी अरेबिया। तो लद्दाख के कारकी टचू सेब जो है इस उत्सव का मुख्य आकर्षण था, जो लद्दाख के प्रसिद्ध हैं। क्या प्रसिद्ध है? कारकी टचू सेब, और जिसको पहली बार सऊदी अरब में प्रदर्शित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कोर सेक्टर ग्रोथ इन सितंबर 2024? तो सितंबर 2024 में कोर सेक्टरों की उत्पादन वृद्धि कितनी रही? 2% रही। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, द कोर सेक्टर ग्रोथ इन सितंबर 2024 वॉज 2% ईयर ऑन ईयर। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार सितंबर 2024 में कोर सेक्टरों की जो उत्पादन वृद्धि है वो सालाना आधार पर 2% रही। The growth rate of core sector during April to September 2024 was 4.2%। इस वित्त वर्ष में अप्रैल से लेकर सितंबर के दौरान कोर सेक्टर की जो वृद्धि है वो 4.2% रही। अगर हम सीमेंट प्रोडक्शन की बात करें, रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ 7.1% इन सितंबर 2024। सितंबर 2024 में सीमेंट उत्पादन में 7.1% की वृद्धि दर्ज की गई। क्रूड ऑयल सेक्टर सॉ डिक्लाइन ऑफ 3.9% इन सितंबर 2024। सितंबर 2024 में कच्चे तेल के क्षेत्र में 3.9% की गिरावट दर्ज की गई।
अगर हम कोर सेक्टर की ग्रोथ बात करते हैं पूरा ओवरऑल, तो 2% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन सितंबर 2024, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये याद रखिएगा। और जो हाईएस्ट है लोएस्ट है वो भी याद करना है। अगर हम पॉजिटिव ग्रोथ की बात करें तो सीमेंट में 7.1% जो कि सबसे ज़्यादा है, ये आपको याद रखना है। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में 5.8% की वृद्धि हुई और कोल में 2.6%, फर्टिलाइजर्स में 1.9% एंड स्टील में 1.5%। अगर हम डिक्लाइन की बात करें तो क्रूड ऑयल में 3.9% और नेचुरल गैस में 1.3% एंड इलेक्ट्रिसिटी में 0.5%। तो सबसे कम वृद्धि जो देखी गई वो इलेक्ट्रिसिटी में देखी गई, डिक्लाइन देखा गया यहाँ पर। और ये 8 कोर सेक्टर है जिसका नाम आपको याद होना चाहिए, और कभी कभार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी शिफ्ट करने को आता है, किसमें कितना वृद्धि हुई, कितना डिक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए दे दिया जाता है। तो पहला सीमेंट, रिफाइनरी प्रोडक्ट, कोल एंड फर्टिलाइजर, स्टील, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, यही 8 कोर इंडस्ट्रीज है। पहले क्रूड ऑयल, फिर कोल, इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइजर्स, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस। Now we will see October 2024 important days and dates. 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम मिक्स इट अप है। इसमें हम ओनली डेज देखेंगे, किस डेट को क्या सेलिब्रेट हुआ और क्या थीम है, और इसका डिटेल जो हुआ है वो प्रीवियस लेक्चर्स में हो चुका है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप प्रीवियस लेक्चर को गो थ्रू कर सकते हैं। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफ़ी डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार की थीम कॉफ़ी योर डेली रिचुअल्स आर शेयर्ड जर्नी। नेक्स्ट है 1 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स भी सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार की थीम एजिंग विद डिग्निटी थी। 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम द पॉलिटिक्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड स्माइल डे सेलिब्रेट किया गया 2024 में, क्योंकि फर्स्ट फ्राइडे ऑफ अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार फर्स्ट फ्राइडे ऑफ अक्टूबर को 4 अक्टूबर था। और इसकी थीम डू एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, हेल्प वन पर्सन, स्माइल। 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया गया और इस बार की थीम स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज था। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे सेलिब्रेट किया गया और इस बार की थीम द वर्ल्ड इज देयर होम टू। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट किया गया और इस बार की थीम वैल्यूइंग टीचर्स वॉइसेस टुवर्ड्स अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन। 6 अक्टूबर को वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी डे सेलिब्रेट किया गया और इस बार की थीम यूनिकली शीपी था। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेट किया गया और इस बार का थीम कॉटन फॉर गुड। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे सेलिब्रेट किया गया और इस बार की थीम एंगेजिंग यूथ टू क्रिएट अ बेटर अर्बन फ्यूचर। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया गया और इस बार की थीम भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर, पोटेंट, पावरफुल एंड सेल्फ रिलायंट। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेट किया गया और इस बार की थीम 150 ईयर्स ऑफ इनेबलिंग कम्युनिकेशन एम्पावरिंग पीपल अक्रॉस नेशंस। और 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे, और अगर नेशनल पोस्ट डे पूछा जाए तो वो 10 अक्टूबर है। और 9 अक्टूबर को इंडियन फॉरेन सर्विस डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार की थीम इंडियाज इमर्जिंग रोल ऑन द ग्लोबल स्टेज। 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार की थीम मेंटल हेल्थ एट वर्क। 11 अक्टूबर को द इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया गया और इस बार की थीम गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। 11 अक्टूबर को वर्ल्ड एग डे सेलिब्रेट किया गया क्योंकि 11 अक्टूबर को सेकंड फ्राइडे ऑफ अक्टूबर था। थीम यूनाइटेड बाय एग्स था। 12 अक्टूबर को वर्ल्ड अर्थराइटिस डे सेलिब्रेट किया गया और इस बार की थीम इन्फॉर्म्ड चॉइसेस बेटर आउटकम्स। 10 अक्टूबर को वर्ल्ड साइट डे सेलिब्रेट किया गया क्योंकि सेकंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर को वर्ल्ड साइट डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार 10 अक्टूबर था और इस बार की थीम चिल्ड्रन लव योर आइज। 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे सेलिब्रेट किया गया और इस बार की थीम एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर रिजिलियंट फ्यूचर। 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे सेलिब्रेट किया गया और इस बार की थीम शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। थीम क्या है? शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड इस बार की थीम। 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट सेलिब्रेट किया गया और इस बार की थीम एम्पावरिंग स्टूडेंट टू बी एजेंट ऑफ चेंज। 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है और 2024 में इसकी थीम वाई आर क्लीन हैंड्स स्टिल इम्पॉर्टेंट। 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन सेलिब्रेट किया गया और इस बार की थीम रूरल वीमेन सस्टेनिंग नेचर्स फॉर आवर कलेक्टिव फ्यूचर था।
15 अक्टूबर को वर्ल्ड वाइड कीन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम प्रमोटिंग इंक्लूजन, सेलिब्रेटिंग एबिलिटीज एंड एडुकेटिंग एक्सेस फॉर पीपल। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी सेलिब्रेट किया गया, जो कि 17 अक्टूबर को किया जाता है। इस बार की थीम एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल माल न्यूट्रिशन, एक्टिंग टुगेदर फॉर जस्ट, पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग होता है। 20 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार की थीम से नो टू फ्रेजाइल बोन। अक्टूबर 20 को नेशनल सॉलिडारिटी डे सेलिब्रेट किया गया। नेशनल सॉलिडारिटी डे की कोई स्पेसिफिक थीम नहीं होती है। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे जो है वो 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 21 अक्टूबर को वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी और डे सेलिब्रेट किया गया और इस बार की थीम एंडिंग आयोडीन डिफिशियंसी थ्रू पब्लिक अवेयरनेस एंड ग्लोबल एक्शन। अक्टूबर 21 को पुलिस कमेमोरेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार की थीम ऑनरिंग ब्रेवरी, अपहोल्डिंग पीस है। और 22 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्टैटरिंग अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम द पावर ऑफ लिसनिंग, पीपल हु स्टैटर हैव द यूनिक अपॉर्चुनिटी टू टीच द वर्ल्ड टू लिसन। मोल डे 23 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अगाड्रो नंबर से आप सब परिचित होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 होता है और इस बार की थीम इनकांट मोल थी। अक्टूबर 24 को यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार की थीम इंक्लूसिव सोल्यूशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट थी। अक्टूबर 24 को ITBP रेजिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम बेलर एंड डेडिकेशन इन सर्विस। अक्टूबर 24 को वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम अ ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड। 24 अक्टूबर को वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार की थीम इंक्लूसिव सोल्यूशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट थी। 25 अक्टूबर को इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। आर्टिस्ट डे का जो थीम है वो सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी एंड एक्सप्रेशन है। 26 अक्टूबर को जम्मू एंड कश्मीर एक्सेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका पर्पस टू कमेमोरेट द साइनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बाय महाराजा हरि सिंह which led to Jammu and Kashmir becoming part of India. 27 अक्टूबर को वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार की थीम प्रिजर्विंग आवर कलेक्टिव मेमोरी। 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका सिग्निफिकेंस होता है कमेमोरेट द लैंडिंग ऑफ द फर्स्ट बटालियन ऑफ सिख रेजिमेंट एट श्रीनगर एयरफील्ड ऑन अक्टूबर 27 इन 1947। 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम ग्रेटर देन स्ट्रोक एक्टिव चैलेंज। 30 अक्टूबर को वर्ल्ड सेविंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम सस्टेनेबिलिटी एंड पर्सनल फाइनेंस होता है। 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज़ डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम यूथ लीडिंग क्लाइमेट एंड लोकल एक्शन फॉर सिटीज़ होता है। 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस, और इस बार की थीम रायगढ़ फोर्ट। और 31 अक्टूबर को हैलोवीन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम मदर मिस्ट्री डिनर पार्टी।